मैंने जो यूरिन एनालिसिस करी 10,000 बच्चों में, हमको 7% स्कूल के बच्चों में माइक्रोस्कोपिक हीमैचुरिया मतलब एक्सेस रेड ब्लड सेल्स यूरिन में दिखे। बचपन से ही सतर्क होने की ज़रूरत है। अगर 4% स्कूल के बच्चों में बीपी है, आप देखिए वो बड़े होने तक उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो है, हार्ट डिसीज़ है, किडनी डिसीज़ है, डायबिटीज़ है, मोटापा है, इनके लिए भी पोलियो की मुहिम की तरह ही इसके ऊपर भी एक वॉर फुटिंग पर चला जाए। जो किडनी पर लोड ज़्यादा करने वाले फूड हैं, तो उनमें मोटा मोटी हम बोलते हैं कि नॉनवेज आप डेली डाइट में ना रखिए। जितना हो सके वेजिटेरियन प्रोटीन आप खाइए। आप वेजिटेरियन प्रोटीन ज़्यादा खा भी नहीं पाओगे, तो आप ऑटोमेटिकली आपका प्रोटीन रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा अगर आप वेजिटेरियन डाइट पर चले जाओगे। तो ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ लॉन्ग इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन खाने पड़ते हैं ताकि वो रिजेक्शन ना हो। पर जब लापरवाही चालू हुई, बस रिजेक्शन होके ग्राफ्ट जा सकता है। तो 10-15% लोगों की जो है विदिन 5 ईयर्स ग्राफ्ट खराब हो जाती है, और 25 से 30% लोगों का ग्राफ्ट 10 साल पर खराब हो जाता है। तो इसका अगर दूसरा भाग देखा जाए कि 70% लोगों की किडनी, ऑलमोस्ट 65 to 70% लोगों की किडनी 10 साल के बाद भी फंक्शनिंग होती है और वो नियर नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश और आज मैं एक बार फिर से आपको उन डॉक्टर साहब के साथ पास में लेके आ गया हूं। डॉक्टर कृष्णा पाटिल जो विश्व के प्रसिद्ध है नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और जिन्होंने किडनी को लेकर के अलग अलग तरह की खोज की है और दुनिया के सामने उनको डिलीवर किया है। और बड़े सौभाग्यशाली आप लोग भी हैं कि डॉक्टर साहब का जो वीडियो हमने पोस्ट किया था, जो मिलियंस में पहुंच चुका है और बहुत सारे पेशेंट्स को उससे बड़ा फायदा हुआ है। तो आज एक बार फिर से किडनी से जुड़ी जो बीमारियां कोरोना के बाद में देश में नया घर करने लग गई हैं, उनको लेकर के डॉक्टर साहब से बात करेंगे। साथ ही पिछले जो वीडियो में जिन पेशेंट्स ने कमेंट्स किए थे वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है इंडिलिक्स के ऊपर आपका। धन्यवाद मुकेश जी। और पिछले वीडियो को आप सबने इतना लाइक किया, इतना सराहा, उसके लिए आप सबका भी बहुत धन्यवाद। और भी जो भी प्रश्न सबके मन में उठ रहे होंगे किडनी के विकारों के बारे में, आज हम चेष्टा करेंगे कि उसके बारे में कुछ समाधान दे सकें। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कोरोना के बाद में बहुत ज़्यादा तेज़ी से अब एक बार फिर से देश के अंदर किडनी जो है वो डैमेज लोगों की होना शुरू हो गई है। बड़े एक खबरें आ रही हैं बराबर। तो ऐसा क्या सिम्टम्स अभी कोरोना के बाद में या फिर वैसे जनरली किडनी देने लग जाती है जिससे लोग ये जान पाते हैं कि हाँ मुझे मेरे किडनी के अंदर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो चुकी है? मुकेश जी, कोरोना के बाद कुछ चीज़ें तो हमने देखी नई जो हुई। कई लोग हमारे पास फंगल किडनी इन्फेक्शंस के साथ भी आए, जो हम कोरोना के पहले उतना नहीं देखते थे। किडनी के इन्फेक्शंस की जो है मात्रा काफ़ी हद तक बढ़ी। हो सकता है बहुत सारे जो एंटीबायोटिक्स दिए गए कोरोना के टाइम में, पूरी दुनिया में इतना एंटीबायोटिक्स का यूज़ हुआ, इतना स्टीरॉइड्स का यूज़ हुआ, जो हमारे सराउंडिंग्स में जो पूरा बैक्टीरिया और फंगस का जो एक अलग दुनिया है जो हमारे आँखों को नहीं दिखती है, उस दुनिया में भी बहुत सारी उथल पुथल हो चुकी है और उसका असर हम पर भी पड़ने वाला है, जाहिर है कि होगा। तो हमने बहुत सारे फंगल यूरिन इन्फेक्शंस देखे जिसकी वजह से किडनी खराब होना वो भी देखा। और ये कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम्स भी आई। वैसे ही किडनी की प्रॉब्लम्स में भी एक बढ़ने की मात्रा हमने देखी है। और जो अमेरिकन डेटा कहता है कि एडल्ट पॉपुलेशन में उनके 15% एडल्ट्स में उनके किडनी के कोई ना कोई लेवल की किडनी फेलियर है। और भारतीय जो डेटा है, एक सीक करके सीक करके एक स्टडी हुई थी, सर्वेलेंस हुआ था कि हमारे देश में एडल्ट पॉपुलेशन में कितने % लोगों में किडनी प्रॉब्लम हैं। तो उनके हिसाब से 17% इंडियन एडल्ट पॉपुलेशन में किसी न किसी लेवल की किडनी की प्रॉब्लम है। तो ये बहुत कॉमन हो रहा है किडनी के विकार। और जो लक्षण हैं किडनी के विकार के, वो अनफॉर्चुनेटली किडनी में बहुत रिजर्व है। जैसे मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि आपकी बाइक का अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाए
तो आप उसको रिजर्व में डाल के चला सकते हो और बिल्कुल पहले जैसे दौड़ रही थी गाड़ी वैसे ही दौड़ेगी। पर जब रिजर्व खत्म हो जाएगा तब गाड़ी बंद पड़ जाएगी। वैसे ही किडनी में जो है, जैसे 2 किडनी है, आप एक किडनी निकाल के किसी को दान कर दो, आपका फिर भी नॉर्मल लाइफ चलता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। 50% फंक्शन चले जाने पर भी सिम्टम्स नहीं आते हैं। तो ये है कि बहुत रिजर्व रहने के कारण सिम्टम्स बहुत लेट आते हैं। तो हमारा कहना ये होता है कि जो एट रिस्क पॉपुलेशन है, जो मोटापे से ग्रस्त हैं, जिन्हें शुगर है, बीपी है, कोई भी क्रॉनिक डिसीज है या आर्थराइटिस है, पेन किलर्स ले रहे हैं, माइग्रेन है, पेन किलर्स ले रहे हैं, हार्ट की, लंग्स की, लीवर की, कोई भी क्रॉनिक बीमारी या कोई भी नशा करते हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, जो ये एट रिस्क पॉपुलेशन है, उनमें जो है साल में एक बार कम से कम स्क्रीन करना चाहिए किडनी प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब किडनी प्रॉब्लम की शुरुआत हो गई। अब जब लक्षण देने लगती है किडनी, तब जो लक्षण है, जो जो उसके फंक्शन है, वो जब अफेक्ट होते हैं तो वो सिम्टम्स आने लगेंगे। पानी को बाहर फेंकना है, नमक को बाहर फेंकना है पेशाब के जरिए, वो नहीं फेंक रही है, नमक जमा हो रहा है, बीपी बढ़ेगा। पानी जमा हो रहा है, पैरों में सूजन आने लगेगी, चेहरे पे सूजन आने लगेगी। जो किडनी एसिड बेस बैलेंस रखती है, जब एसिडिक होने लगेगा खून, तो जो है लंग्स को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा वो एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर बाहर फेंकने में। तो थोड़ा चलने पर सांस फूलने लगेगी, खून कम होने लगेगा, क्योंकि बोन मैरो को जो है, बोन मैरो हमारा इंजन है, उस इंजन को करंट चाहिए तभी वो चालू होगा, और फिर वो रॉ मटेरियल मांगेगा आयरन। तो ये जो करंट है इस बोन मैरो का, इस इंजन का, वो है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, जो किडनी बनाती है। तो हम चाहे कितना आयरन, कितना विटामिन खाएं, अच्छा खाएं, फिर भी खून नहीं बनेगा अगर करंट ही नहीं है, लोड शेडिंग चल रही है उधर। तो बोन मैरो जो है, कितना आप उसको रॉ मटेरियल दोगे, आयरन दोगे, पर वो खून बना नहीं पाएगा, तो खून की कमी होने लग जाती है। तो इस तरह के अलग अलग से लक्षण किडनी के विकारों में आने लगते हैं। बीपी पहले कंट्रोल में रहती थी, अब कंट्रोल में नहीं रह रही है। अच्छा, शुगर के पेशेंट्स में एक अजीब सी चीज हो जाती है कि शुगर पेशेंट खुश होने लगते हैं कि मेरी पहले शुगर कंट्रोल में नहीं रहती थी, अब तो बहुत अच्छी कंट्रोल में चल रही है। तो शुगर कंट्रोल इंप्रूव हो जाता है। पहले अगर 50 यूनिट इंसुलिन की जरूरत पड़ रही थी, तो अब 20 यूनिट में ही कंट्रोल होने लग जाएगी। अगर पहले 3-4 गोली लग रहे थे, तो 1-2 गोली में शुगर कंट्रोल होने लग जाएगी, क्योंकि 25% जो हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज तैयार होता है वो किडनी में बनता है। तो अब कम बन रहा है ग्लूकोज, बॉडी के अंदर जो बनने वाला ग्लूकोज है। और जो गोली खा रहे हैं उसको भी तो क्लियर करने का काम किडनी का है, तो वो गोली खाई हुई लंबे टाइम तक काम करेगी। या इंसुलिन को भी जो मेटाबोलाइज करने में किडनी का रोल है, तो इंसुलिन भी ज्यादा टाइम तक काम करेगा बॉडी में। तो पेशेंट्स कई बार ऐसे हो जाते हैं कि हमको तो डायबिटीज से किडनी अफेक्ट हुई, पर अब हमारी डायबिटीज खत्म हो गई है। तो डायबिटीज ऐसा लगने लगता है कि बहुत अच्छे से कंट्रोल में आ रहा है। वो भी एक लक्षण होता है कभी कभी। किडनी जब काम कम करने लगती है तो शुगर अपने आप ही कम होने की, या बाद में तो लेट स्टेजेस में हाइपोग्लाइसीमिक इवेंट्स, माने पेशेंट्स बहुत बार शुगर लो होने से बेहोशी के इसमें आने लग जाते हैं। एक ही हफ्ते में 2 बार 3 बार शुगर लो हो गई, तो ये भी एक लक्षण होता है कभी कभी किडनी प्रॉब्लम होने का। तो इस तरह से बहुत सारे लक्षण हैं, बट सबसे कॉमन लक्षण जो हैं वो हैं पैरों में सूजन आना, चेहरे पर सूजन आना, सांस फूलना, भूख न लगना, कमजोरी, थकान, जल्दी थोड़ा चलने पर सांस फूल जाना, खून की कमी, बीपी कंट्रोल में नहीं रहना, शुगर बार बार लो होने के लक्षण दिखना। तो ये जो है लक्षण जब किसी में हो तो डेफिनेटली एक बार किडनी फंक्शन चेक करना चाहिए। बट सर, जब तक ये सारी चीज़ें आती हैं तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। तब तक उसका क्रेटिनिन लेवल है वो 5 to 6, 7, 8 तक पहुंच चुका होता है। जब तक आपके पास वो पहुंचते हैं, आप बोलते हैं कि आर टू लेट। यस। तो सर, ऐसा कोई सिम्टम, ऐसी कोई चीज़ें उससे जो जाहिर सी बात है कि बहुत दिन पहले ही पता कर लें, और या फिर जो नॉर्मल लाइफ में सब लोग हैं, जितने भी लोग हैं, जैसे आपने बताया कि 17% तो अभी कोरोना के बाद में उनके डिजीज के नए दिखना शुरू हो गए हैं। इट मीन्स कि बहुत सारी पॉपुलेशन है जो अफेक्ट होने वाली है, तो वो पहले से ही इसको डिटेक्ट करा पाएं कि हाँ मेरे सब कुछ ठीक ठाक तो है क्या मामला। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने 10,000 स्कूल चिल्ड्रन को स्क्रीन किया 2012 में कि भाई ये जो यंग लोग हमारे किडनी प्रॉब्लम के साथ आते हैं, और कई बार काफ़ी लेट स्टेज में आते हैं, तो हमें पता ही नहीं चल पाता कि किस वजह से किडनी खराब हुई।
उनकी ना बायोप्सी कर सकते हैं, ऑलरेडी किडनी सिकुड़ चुकी होती है, तो कारण नहीं पता चलता है। तो इतने सारे यंग लोगों को किडनी प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमने सोचा कि एक बार सारे स्कूल के बच्चों को स्क्रीन करके देखें कि उनके यूरिन में क्या एबनॉर्मेलिटीज हैं या कितने स्कूली बच्चों में बीपी है। तो आपको यकीन नहीं होगा, 4% स्कूली बच्चों में हाई बीपी निकला। अच्छा, 4% स्कूल के बच्चों में हाई बीपी है। 20% हमारे आज के स्कूल के बच्चों में मोटापा है। और खान पान की जो आदतें बिगड़ गई हैं, खेलने की जो पहले जो जिस तरह से खेलकूद हुआ करता था, आजकल वैसा नहीं है। तो बहुत सारा लाइफस्टाइल चेंज हमारा बचपन से ही हो रहा है। और 4% बच्चों में अगर बीपी है और वो बड़े होने तक उन्हें कोई चेक भी नहीं करता, तो 10-15 साल उनका बीपी अनडिटेक्टेड चलता है और लेट स्टेज में वो जो है किडनी प्रॉब्लम या यंग एज में ही हार्ट प्रॉब्लम, इन चीज़ों से ग्रसित हो जाते हैं। ये जापान, ताइवान और कोरिया पिछले 30 सालों से ये 3 देश जो हैं अपने सारे स्कूली बच्चों का यूरिन एग्जामिनेशन, सिंपल यूरिन एनालिसिस करा रहे हैं और बीपी चेक कर रहे हैं। इसी से उन्होंने देखा कि वो पिछले 30 साल का उन्होंने डेटा जब एनालाइज किया कि उनके पर मिलियन कितने लोग डायलिसिस पर जाते थे, और अब ये स्क्रीनिंग की वजह से कितने लोगों को वो अर्ली डिटेक्ट कर पाए और प्रिवेंशन की तरफ उनको ले जा सके, उनके लाइफस्टाइल को टाइमली उन्होंने एडजस्ट किया, तो कितने कम आज लोग उनके डायलिसिस पर जा रहे हैं। इसका 30 साल का मुराकामी नाम के एक वहाँ के ताइवान के नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने पब्लिश किया 30 साल का डेटा। उससे हमें भी सीखना चाहिए कि हमारे गवर्नमेंट ने भी जो है स्कूल के बच्चों में एटलीस्ट साल में एक बार बीपी का चेकअप कराना, सिंपल यूरिन एनालिसिस। मैंने जो यूरिन एनालिसिस करी 10,000 बच्चों में, हमको 7% स्कूल के बच्चों में माइक्रोस्कोपिक हिमैचुरिया मतलब एक्सेस रेड ब्लड सेल्स यूरिन में दिखे। तो ये ऐसा देखा गया है, ये मुराकामी के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, कि जो बच्चों में माइक्रोस्कोपिक हिमैचुरिया होता है उनमें से 50% लोगों को 6 महीने बाद भी वो परसिस्ट करता है। तो मतलब तकरीबन 3-3.5% स्कूल बच्चों में उन्होंने देखा कि आगे भी 6 महीने के बाद भी उनके यूरिन में वैसे आरबीसीज एक्स्ट्रा हैं, एक्सेस हैं। तो उनमें अगर बायोप्सी करके देखी गई तो 50% उनमें से लोगों को आईजीए नेफ्रोपैथी नाम की बीमारी किडनी की पाई गई। आईजीए नेफ्रोपैथी कई बार बहुत ही साइलेंट तरीके से किडनी को अफेक्ट करती है और बहुत सालों तक समझ में भी नहीं आता, और ये काफ़ी कॉमन है एशियन पॉपुलेशन में। जापान में तो वो जल्दी स्क्रीन करते हैं, इसलिए उनके पॉपुलेशन में आईजीए नेफ्रोपैथी बहुत है ऐसा जान पड़ता है, पर इंडियन पॉपुलेशन में भी आईजीए नेफ्रोपैथी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं मिस हो जाती हैं। तो मेरा तो ये सुझाव है कि किडनी डिसीज़ की तरफ से हमें बचपन से ही सतर्क होने की ज़रूरत है। अगर 4% स्कूल के बच्चों में बीपी है, आप देखिए वो बड़े होने तक उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और ये अगर इसी तरह हमारा जीवन शैली अगर ऐसी ही रही तो आगे 4% का वो 6%, 8% होने लगे, तो ये हमारे फ्यूचर जनरेशंस के ऊपर बहुत ये हेल्थ पर हमारा जो अगर राष्ट्रीय हमारी जो संपत्ति है, वो हमारा जो एसेट है, इतना बड़ा हेल्दी अगर पॉपुलेशन अगर हमारा होगा, यंग पॉपुलेशन, तो वो एक भारत के लिए इतना बड़ा एसेट बन सकता है। पर वही अगर इतना बड़ा यंग पॉपुलेशन इतनी सारी डिसीजेस के साथ अगर ग्रस्त होने लगेगा, तो ये ही एसेट हमारा एक बहुत बड़ी लायबिलिटी बन सकती है। तो स्कूल बच्चों में से ही स्क्रीनिंग रखना, लाइफस्टाइल को चेंजेस, मोटापा वगैरह न आने देना, ये चीज़ें हमें अपने बचपन से ही शुरू करने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर साहब ने जो चीज़ें बताई हैं वो देश की सरकार को, स्पेशली मोदी जी को इस बारे में काफ़ी कुछ सोचने की दरकार है कि देश भर के अंदर एक ऐसा मूवमेंट चलाया जाए जिससे बच्चे अच्छे से डिटेक्ट कर पाएँ, उनके अंदर अर्ली जो सिम्टम्स होते हैं उनको। डॉक्टर साहब ये तो जैसे पोलियो के अगेंस्ट एक मुहिम की तरह जब छेड़ी गई तो पोलियो को पूरी तरह से निकाल उखाड़ फेंक दिया गया। उसी तरह से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स
जो है हार्ट डिसीज है, किडनी डिसीज है, डायबिटीज है, मोटापा है, इनके लिए भी आज हमें उसी तरह से वॉर फुटिंग पर बचपन से ही एजुकेशनल लेवल से हमें शुरू करना होगा कि लोगों को एजुकेट करना कि किडनी प्रॉब्लम्स कितने परसेंट पॉपुलेशन में हैं, उसे कैसे डिटेक्ट किया जाए। ये एक आज जरूरत है, पोलियो की मुहिम की तरह ही इसके ऊपर भी एक वॉर फुटिंग पर चला जाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये काफ़ी अच्छा चीज़ है जो देश की सरकार को डॉक्टर साहब का जो रिसर्च है या जो बाकी रिसर्च देश भर में हुए हैं उनके ऊपर बढ़ा जाए, क्योंकि ये बहुत मिलियंस या बिलियंस डॉलर का जो कारोबार है, बिलियन थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का कारोबार है वर्ल्ड के अंदर, और भारत के अंदर भी शायद ये जो बीमारियां हैं उनसे इतना नुकसान हम लोगों को झेलना पड़ता है, तो उससे बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई अर्ली सिम्टम्स को लेकर के। अब पेशेंट आपके पास में आता है और फिर जाहिर सी बात है कि आप बहुत सारे उनसे टेस्ट करवाते हैं, दवा के उनका खर्चा करवा देते हैं और दवा के गोलियां देते हैं सर। तो सर, इतनी गोलियों की दरकार क्यों पड़ती है, इतने टेस्ट की दरकार क्यों पड़ती है? क्या इसके पीछे रीजन है? क्या आप लोग, लगता है कि जो बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको कमीशन कहीं ना कहीं बन रहा होता है, तो क्या ऐसा रीजन है इसके पीछे ज्यादा, या फिर कोई और वजह है? देखिए, एक किडनी पेशेंट सिर्फ किडनी का पेशेंट नहीं होता जनरली, वो उसके साथ शुगर होती है, उसके साथ बीपी होती है, उसके साथ कई बार हार्ट प्रॉब्लम भी आ जाती है। ये देखा गया कि किडनी के पेशेंट्स में जब यूरिन में माइक्रोएल्बुमिन लीक होना चालू हो जाता है, जो शुरुआत की किडनी का जो प्रॉब्लम होता है, उसी में भी 4 गुना हार्ट के इश्यूज बढ़ जाते हैं। तो ये एक पैकेज की तरह आ जाता है किडनी प्रॉब्लम। तो शुगर, बीपी, हार्ट डिसीज, ये सब एक साथ उभर के आते हैं बहुत बार। तो ये इन पेशेंट्स का जो है किडनी प्रॉब्लम प्रोग्रेस होने से रोकने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। उनका शुगर HbA1c जो है, माने 3 महीने का एवरेज शुगर कंट्रोल जो दिखाने वाला टेस्ट है, वो हमें 7% के नीचे रखना पड़ता है। मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ, देखिए शुगर जो है, जैसे आप लोहे को पानी में डुबो के रखिए, क्या हो जाएगा? जंग लग जाएगा। वैसे ही हमारा शरीर शुगर को एक लेवल से कम रखने में, खून में शुगर को एक लेवल से कम क्यों रखना चाहता है? उससे ज्यादा रहेगा तो वो अपने ऑर्गन्स को जंग लगाएगा, पैर सड़ने लगते हैं, पैर काटने पड़ जाते हैं, किडनी के फिल्टर सड़ने लगते हैं, आंख का पर्दा सड़ने लगता है। तो ये जो सड़न है, ये ग्लाइकोसाइलेशन रिएक्शन से होती है। तो ये HbA1c जो ब्लड टेस्ट है, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, खून में हमारे हीमोग्लोबिन को कितना जंग लगा है ग्लूकोज की वजह से, वो देखने की टेस्ट है। तो अगर 7% से ज्यादा जंग लग रहा है, मतलब वो बाकी ऑर्गन्स को भी जंग लगाएगा। तो हम ये देखते हैं कि HbA1c को 7% के नीचे रखा जाए। फिर हम देखते हैं कि बीपी का जो है कंट्रोल, प्रेशर अगर ज्यादा प्रेशर से घुसेगा किडनी के अंदर, तो वो जो 10 लाख फिल्टर हैं अंदर, उन पे हाई प्रेशर से घुसेगा ब्लड, उन फिल्टर्स को डैमेज करेगा, ज्यादा प्रोटीन लीक होगा, फास्ट प्रोग्रेस करेगा। बीपी कंट्रोल दूसरा टारगेट होता है। तीसरा टारगेट हमारा होता है कि यूरिन में प्रोटीन लीक कम किया जाए। ये जब फिल्टर्स डैमेज होने लगते हैं, 10 में से अगर 3 फिल्टर खराब हो गए, बाकी 7 पे वर्कलोड ज्यादा पड़ता है, तो वो ज्यादा काम करने के इसमें तन जाते हैं, फिल्टर लीक होने लग जाते हैं। तो क्रिएटिनिन अभी बढ़ा हुआ नहीं होता, पर प्रोटीन लीक शुरू हो जाता है। तो हम लोग यूरिन में प्रोटीन लीक कितनी हो रही है वो देखते हैं, और उसके बेसिस पर भाई ये कितना फास्ट आगे प्रोग्रेस कर सकता है, हम यूरिन प्रोटीन लीक को कम कैसे करें, उसकी तरफ से दवाइयाँ देते हैं। तो शुगर की दवाइयाँ हुई, बीपी की दवाइयाँ हुई, पेशाब में प्रोटीन लीक कम करने की तरफ से दवाइयाँ हुई, ताकि वो फिल्टर जल्दी ना फटे। अब किडनी के जो अलग अलग काम हैं, बहुत सारे काम करती है किडनी एक मामूली फिल्टर नहीं है। तो ये सारे जो एसिड बेस बैलेंस अगर इम्बैलेंस हो रहा है, तो बाइकार्बोनेट की लेवल 24 तक मेंटेन करना। बाइकार्बोनेट जो है खून में एसिड को बैलेंस रखता है। अगर किडनी बाइकार्बोनेट कम बना रही है, खून एसिडिक हो जाएगा। तो ये एसिडिक खून को फिर उन फिल्टर्स पे वर्कलोड ज्यादा पड़ेगा उस एसिड को बाहर फेंकने का। तो इसको बैलेंस करना, बाइकार्बोनेट सप्लीमेंट की गोली देते हैं ताकि खून एसिडिक ना हो, उन फिल्टर्स का थोड़ा वर्कलोड शेयर हो जाए, वो जल्दी थक के खराब ना हो जाए, जल्दी खराब ना हो।
यूरिक एसिड को 6 के नीचे मेंटेन करना होता है। हीमोग्लोबिन जो खून बनाने का भी किडनी का रोल है, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, वो नहीं बना रही है किडनी, तो खून कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा, तो जाहिर है सारे पुर्जों को ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है बराबर से पहुंच नहीं पाएगी। हार्ट पे का लोड ज्यादा पड़ेगा, उसको ज्यादा पंप करना पड़ेगा उतना ही ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए, तो उसका हार्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। गुर्दे को भी जो है हीमोग्लोबिन लो होने से सारे ही ऑर्गन्स डल काम करने लगेंगे, वैसे ही गुर्दा भी जल्दी थकने लगेगा। तो हीमोग्लोबिन को मेंटेन रखने के लिए फिर एरिथ्रोपोइटिन की सप्लीमेंट देनी पड़ती है। जैसे डायबिटीज में जो लोग इंसुलिन नहीं बना पाते हैं वो लोग इंसुलिन लेते हैं, वैसे ही जब किडनी एरिथ्रोपोइटिन नहीं बनाने से उनका खून ही नहीं बन पा रहा बॉडी में, उनको एरिथ्रोपोइटिन बाहर से देना पड़ता है। तो इस तरह से बहुत सारे किडनी के फंक्शंस हैं, इसलिए जब सारे फंक्शंस अफेक्ट होने लगते हैं तो कौन सा फंक्शन कितना इम्बैलेंस हुआ है और उसको कितना सपोर्ट देने की जरूरत है उसको एसेस करना और उसे उस मात्रा में सपोर्ट देना ताकि वो फिल्टर्स जिन पे वर्कलोड ज्यादा पड़ा है। मैं पेशेंट्स को एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि आपके घर में अगर 10 नौकर हैं, उसमें से 6-7 नौकर अगर रिजाइन करके छोड़ के चले गए तो बचे जो 3-4 नौकर हैं उनके ऊपर तो पूरा वर्कलोड, भारी वर्कलोड पड़ेगा, तो वो बहुत किरकिरी करना शुरू करेंगे। तो आपको क्या करना है कि भाई मैं तेरा थोड़ा हाथ बटाता हूं, मैं भी थोड़ा सा काम तेरा वर्कलोड शेयर कर लूं, तो जल्दी तू मुझे छोड़ के मत जाना। तो हमारा रोल क्या है इसमें कि इनका क्या क्या वर्क इम्बैलेंस हो रहा है उसे आइडेंटिफाई करने के टेस्ट्स करना, उन इम्बैलेंसेस को जो है सपोर्ट देना। मैं बोलता हूं पेशेंट्स को, अगर 50 किलो वजन एक आदमी लेकर खड़ा हो जाए तो जल्दी थक जाएगा, वही 3-4 और लोग लाकर आप उसको जरा सपोर्ट दे दो, वो ज्यादा देर तक खड़ा हो जाएगा। वैसे ही ये जो बचे हुए 3-4 फिल्टर हैं 10 में से, उनका थोड़ा हाथ बटा लो, वो ज्यादा दिन तक काम करेंगे, जल्दी थक के खराब नहीं हो जाएंगे। तो इस वजह से कई बार हमारे किडनी पेशेंट्स को जो है हम देखते हैं कि हर 3 महीने में हमको उनका ये टारगेट्स अचीव किए या नहीं, प्रोटीन लीक कम हुआ नहीं, हीमोग्लोबिन मेंटेन हुआ नहीं, शुगर कंट्रोल, बीपी कंट्रोल, यूरिक एसिड, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, फास्फोरस, हड्डियों का भी हेल्थ किडनी पर डिपेंड करता है। किडनी पेशेंट्स में फ्रैक्चर की रिस्क बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि विटामिन डी का एक्टिवेशन किडनी करती है। जो विटामिन डी हम खाते हैं या सनलाइट से जो विटामिन डी हमें मिलता है उसको वो इनएक्टिव फॉर्म में पहले एंटर होता है अपने बॉडी में, उसका पहला एक्टिवेशन लीवर में और फाइनल एक्टिवेशन किडनी में होता है। तब वो जब नहीं हो रहा है तो विटामिन डी कम होने से खून में कैल्शियम एब्जॉर्ब, हम जो खा रहे हैं कैल्शियम वो एब्जॉर्ब नहीं होता, तो खून की कैल्शियम की कमी होने पर बॉडी समझती है कि अरे खून में तो कैल्शियम को नॉर्मल मेंटेन रखना पड़ता है क्योंकि हार्ट का वगैरह फंक्शन उस पे है। तो बॉडी क्या करती है, तिजोरी खोलती है, स्टोर हाउस जो है कैल्शियम का वो है हड्डी। तो पीटीएच पैराथायराइड ग्लैंड होती है, वो एक्स्ट्रा पैराथायराइड हार्मोन बनाना शुरू कर देती है। वो पैराथायराइड जो है चाबी है तिजोरी की, वो पीटीएच बढ़ेगा, वो हड्डियों का ताला खोलेगा, उधर से कैल्शियम ला के खून में मेंटेन करेगा। तो हम वो पीटीएच की लेवल भी हर 3 से 6 महीने पर देखते हैं कि भाई किसी का पीटीएच बढ़ रहा है मतलब उसके हड्डियां गल रहे हैं, उसका जो कैल्शियम खून में नॉर्मल दिख रहा है वो उसका खाया हुआ कैल्शियम नहीं है, वो उसके हड्डियों से आ रहा हुआ कैल्शियम है। तो हम उसको एक्टिवेटेड विटामिन डी देते हैं, प्री एक्टिवेटेड, ताकि उसका खून में का कैल्शियम उसका खाया हुआ कैल्शियम से बढ़े और उसकी हड्डियां ना कमजोर हों, फ्रैक्चर रिस्क ना बढ़े। तो इस तरह से क्योंकि किडनी मल्टीपल काम करती है, बहुत सारे फंक्शंस हैं उसके, और वो सारे फंक्शंस जिस लेवल तक अफेक्ट होते जाते हैं उनको एसेस करना, उन्हें टाइमली सपोर्ट देना ताकि बचे हुए फिल्टर्स पर का लोड थोड़ा कम पड़े और वो ज्यादा काम कर सकें, ज्यादा दिनों तक आपसे, हम डायलिसिस को बहुत लंबे टाइम तक आपसे दूर रख सकें। उसके लिए हमें ये टेस्ट या दवाइयां लिखनी पड़ती हैं। पर जब तक हम इन चीजों को पेशेंट को ये नॉलेज साझा ना करें, उनके साथ डिस्कस ना करें, पेशेंट को बस लिख कर दे दिया कि हाँ तुम ये खाओ जाओ, तो पेशेंट तो कंफ्यूज हो जाएगी, इतनी सारी दवाइयां लिखी क्यों। राइट। तो पेशेंट तो बोल देता है कि भाई मैं तो खाना कम और गोलियां ही ज्यादा खा रहा हूं। वैसा भी होना ठीक नहीं है। हाँ, जब हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं तब पेशेंट का उसकी तरफ देखने का नजरिया चेंज होता था, उसको वो मेडिसिन की तरह नहीं देखता या उसको दुश्मन की तरह नहीं देखता। और जब पेशेंट उसको दुश्मन की तरह देखता है तो वो उसको हेल्प भी नहीं कर पाती है उतना, उल्टा वो पेशेंट का कंप्लायंस भी अच्छा नहीं होता। वही जब हमारा पेशेंट एजुकेशन का इतना रोल है कि जब हम पेशेंट को समझाते हैं कि देखिए आपका पीटीएच बढ़ा हुआ है, इसका मतलब ये है,
हाँ, आपको जो बार बार कमर दर्द वगैरह हो रहे हैं, आपकी हड्डियां गल रही हैं, इसकी वजह से गल रही हैं, और आपको जो है किडनी विटामिन डी को एक्टिवेट नहीं कर पा रही है। देखिए ये लेवल इस तरह से है, आपको कुछ दिनों के लिए एक्टिवेटेड विटामिन डी लेकर पीटीएच को नॉर्मल कर लेना है, तब आप जो है आपका ये पेन्स कम हो जाएंगे। जब वो खुद से देखेगा पेशेंट कि हाँ भाई ये क्यों दिया गया है, इसका मेरे से क्या संबंध है, तब वो उन्हें फ्रेंड्स की तरह देखने लगेगा। अरे यार इसकी वजह से मेरा ये चीज़ ठीक होने वाला है, मैं ये मेंटेन रहने वाला हूँ। तब जो है पेशेंट्स हम देखते हैं कि आउटकम अच्छा होता है। हम कई सालों तक पेशेंट्स को डायलिसिस फ्री रख पाते हैं। वही जब हम बस लिख कर भेज देते हैं तो पेशेंट वो करता भी नहीं है, कई बार ठीक से खाता भी नहीं है, तब वो उनका जो हम 10 साल डायलिसिस को आगे धकेलने की जो गुंजाइश थी वो 3-4 साल पे आ जाती है। इस तरह से होता है। सर इसी की वजह से एक चीज़ जो भी होती है कि अगर ये गाइड इस तरीके से नहीं होता है तो बहुत सारे मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे विद्वान लोग मौजूद हैं, वो तथाकथित विद्वान हैं बेसिकली। वो लोग बोलते हैं कि मैं तेरा ठीक कर दूंगा, कि तेरा क्रेटिनिन 10 गया, 12 गया, 15 गया, 20 गया, मैंने इतने लोगों को ठीक किया है। जाहिर सी बात है ऐसा होता है, नहीं होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं ही होता है। तो क्या ऐसे लोग भी आपके पास पहुंचते हैं जिनके क्रेटिनिन बहुत ज़्यादा लेवल पर बढ़े हुए हैं और वो ठीक हो जाते हैं उसके बाद में? और ऐसा क्यों होता है, क्या इसके पीछे, और क्या ये बाबाओं वगैरह इनके चक्कर से बचते हैं लोग, इसके पीछे क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर करनी चाहिए? देखिए हमारे पास कई बार नील यूरिन वाले, जिनको बिल्कुल यूरिन नहीं आ रहा है, पूरी तरह से डायलिसिस डिपेंडेंट हैं, वो भी पूरी तरह से ठीक होकर जाते हैं, पर उसका श्रेय हम नहीं लेते। क्यों ठीक होते हैं कुछ पेशेंट्स और कुछ पेशेंट्स ठीक नहीं हो पाते हैं, वो जानना ज़रूरी है। अब ऐसा कई लोग होते हैं जो पेशेंट्स जो हमारे पास से ठीक होकर जाते हैं, वो दूसरे पेशेंट्स को भेजते हैं कि डॉक्टर साहब ने तो मेरा डायलिसिस बंद करा दिया, डॉक्टर साहब ने, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब हैं, वो आपकी किडनी ठीक कर देंगे। ऐसा बोल के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब आपने तो उनकी किडनी ठीक कर दी, हमारी भी ठीक कर दीजिए। तो हम बोलते हैं ना हम उनका क्रेडिट लेंगे, ना आपको ये गारंटी देंगे कि आपकी ठीक हो जाएगी, क्योंकि जो किडनी प्रॉब्लम एक्यूट किडनी इंजरी होती है वो खुद ब खुद ठीक होने वाली होती है। जैसे मैं पेशेंट्स को बोलता हूँ कि अगर आपको मार लग गया, एकदम लाल है, घाव है, खून बह रहा है, अभी तो एक्टिव प्रॉब्लम है वो, आप उसको दवाई लगाइए, वो दवाई की वजह से नहीं जुड़ता, बॉडी अपने आप ही जोड़ेगी उसे। दवाई का सिर्फ इतना रोल है कि उसे एक फेवरेबल वातावरण निर्माण करती है दवाई, कि वहाँ इन्फेक्शन ना हो, पीप ना भर जाए है? और वो जुड़ने के लिए उसे फेवरेबल एनवायरनमेंट देती है। पर जुड़ने का काम बॉडी का अपना काम है और वो अपना कुदरती टाइम लेती है, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, कभी कभी 2 से 3 महीने। उसी तरह जब अचानक किडनी खराब होती है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, उस कारण को आइडेंटिफाई करना हमारा काम है, उस कारण को का निवारण करना हमारा काम है, और फिर वो किडनी का ठीक होना उसका अपना काम है, बॉडी का अपना हीलिंग पोटेंशियल है जिससे वो ठीक हो जाती है। हमारा सिर्फ उसे फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाना उसके बॉडी में, और कोई एडेड इंसल्ट्स उस किडनी को ना हो, यही हम केयर लेते हैं, और वो अपने आप ही 2 to 3 वीक्स या मैक्सिमम 2 to 3 मंथ्स में ठीक हो जाती है किडनी। तो ये एक्यूट किडनी इंजरी जो है, जो खुद से ठीक होने वाली होती है, उसका कई बार लोग श्रेय ले लेते हैं कि ये इस दवाई से ठीक हो गई, उस दवाई से ठीक हो गई। हम कहते हैं कि हम उसका क्रेडिट नहीं लेते, हम सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं कॉज को एड्रेस करते हैं, और उसको अगर ठीक होना है तो वो 2 से 3 हफ्तों में या 2 से 3 महीने में ठीक हो जाएगी। अगर 3 महीने के बियॉन्ड वो ठीक नहीं हुई, उसका मतलब है कि वो ठीक नहीं होने वाली। जैसे घाव जब लाल है तब उसका नॉर्मल चमड़े में कन्वर्ट होना गुंजाइश है, पर जब वहाँ एक निशान छोड़ जाए, एक स्कार बन जाए, तो वो स्कार फिर से नॉर्मल चमड़े में कभी नहीं बन सकता। कई लोगों को आपने देखा होगा, परमानेंट मार्क होता है चेहरे पर, एक स्कार मार्क होता है, वो अब उनके लाइफ के लिए है। सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी करके कहीं से जीवित स्किन निकालकर उस डेड टिश्यू को रिप्लेस किया जा सकता है। जैसे हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, जब किडनी पूरी तरह से फेल हो चुकी है, वो ठीक नहीं हो सकती,
तो एक जीवित किडनी को हम वहां बैठा दे, मरे हुए किडनी टिश्यू को जिंदा करना किसी के बस की बात नहीं है। एक्यूट किडनी इंजरी जरूर ठीक हो जाती है, और जो रैपिडली प्रोग्रेसिंग किडनी फेलियर्स होते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नाम की कुछ बीमारियां होती हैं जिन्हें हम टाइम पर आइडेंटिफाई करें, किडनी बायोप्सी करके उसका प्रॉपर डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट करें, तो डायलिसिस रिक्वायरिंग पेशेंट भी रिकवर होके पूरी तरह से डायलिसिस से इंडिपेंडेंट होता है। ये मुमकिन है, पर सारे केसेस में नहीं। जो 3 महीने का टाइमलाइन क्रॉस कर चुके हैं, किडनी के अंदर वो फिल्टर सारे स्कार हो चुके हैं, वो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। जो फिल्टर्स अभी भी एक्टिवली लाल हैं, सूजे हुए हैं, इन्फ्लेम्ड हैं, उनको हम ट्रीटमेंट देके प्रीवियस हेल्दी फिल्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद में जो पेशेंट्स आते हैं, मोस्टली आप उनको सजेस्ट करते हैं फॉर किडनी ट्रांसप्लांटेशन। और सर, किडनी ट्रांसप्लांटेशन के अंदर हमारे देश के अंदर अगर बात की जाए तो बहुत बड़ा डर लोगों के बीच में होता है कि अगर किडनी डोनेट की जाती है तो उन जो डोनर्स हैं उनको क्या इफेक्ट हो सकता है। वो भी बराबर का ऑपरेशन होता है जो किडनी पेशेंट्स के बराबर में, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर उन लोगों को लगता है। तो वो लोगों के लिए क्या लाइफ स्टाइल आगे हो सकती है, और क्या इसका किडनी के डोनर्स, कई बार हम ये भी देखते हैं कि डोनर्स बहुत अच्छी जीवन जी लेते हैं क्योंकि उन्होंने डोनेट किया है किडनी, तो वो बराबर से अपना हेल्थ चेक रखना, लाइफस्टाइल मेंटेन रखना, और कई बार वो अच्छा जी लेते हैं बाकी नॉन डोनर्स के मुकाबले। आज इतना ह्यूज पॉपुलेशन डायलिसिस पर है, और ये डायलिसिस से छुटकारा पाने का ट्रांसप्लांट ही एकमात्र अच्छा सॉल्यूशन है। यहाँ तक कि पूरी तरह से नॉर्मल लाइफ के जैसा भी कई लोग पहुंच जाते हैं। मेरे आई स्पेशलिस्ट हमारे टीचर थे, उनका 35 साल की उम्र में वो डायलिसिस पर आए, उनकी मदर ने किडनी डोनेट करी और आज वो 65 इयर्स के हैं। 2005 में उन्होंने ट्रांसप्लांट के बाद, उनका खुद का ट्रांसप्लांट होने के बाद 1 लाख आई ऑपरेशंस, कैटरैक्ट सर्जरीज का उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इतना रोज 30 से 40 कैटरैक्ट सर्जरीज वो करते थे, और ग्रांट मेडिकल कॉलेज जेजे हॉस्पिटल मुंबई के वो डीन बने। गवर्नमेंट का सबसे अपेक्स हॉस्पिटल जो है मुंबई का, उसका डीन, मतलब इतना हेक्टिक जॉब है वो तक उन्होंने बहुत सक्सेसफुली निभाया, और फिर डीएमईआर माने मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के डायरेक्टर की तरह वो रिटायर हुए। तो एक आदमी जिसका ट्रांसप्लांट हुआ है वो यहां तक, इतना लेवल तक एक्टिव रह सकता है कि लाखों सर्जरीज ट्रांसप्लांट के बाद कर सकता है आदमी, यहां तक वो जा सकता है। बट ये सबके लिए ऐसा ही होगा ये जरूरी नहीं है। तो हम जो बताते हैं, जो दुनिया भर का जो ट्रांसप्लांट्स का डेटा है, तो स्टैटिस्टिक्स कहता है कि पहले 1 साल के अंदर ट्रांसप्लांट के बाद 5% लोगों की किडनी किसी ना किसी वजह से खराब हो जाती है, चाहे वो रिजेक्शन हो, इन्फेक्शंस हो, या बेसिक डिसीज जो पहले की किडनी को खराब किया वो रिकर कर गया हो। तो अनेक कारण हो सकते हैं, पर 5% लोगों का विद इन 1 ईयर खराब हो जाता है, और 10 से 15% लोगों का जो है, ये मैं लिविंग डोनर्स की बात कर रहा हूँ, 10 से 15% लोगों का विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स खराब होता है। कई बार पेशेंट्स, अब नॉर्मल लाइफ चल रही है, थोड़ा नेग्लिजेंट हो जाते हैं, गोलियां टाइम पर नहीं खाते हैं, तो रिजेक्शन कभी भी आ सकता है। ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ लॉन्ग इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन खाने पड़ते हैं ताकि वो रिजेक्शन ना हो, पर जब लापरवाही चालू हुई बस रिजेक्शन होके ग्राफ्ट जा सकता है। तो 10-15% लोगों की जो है विद इन 5 ईयर्स ग्राफ्ट खराब हो जाती है, और 25 से 30% लोगों का ग्राफ्ट 10 साल पर खराब हो जाता है। तो इसका अगर दूसरा भाग देखा जाए कि 70% लोगों की किडनी, ऑलमोस्ट 65 to 70% लोगों की किडनी 10 साल के बाद भी फंक्शनिंग होती है और वो नियर नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं। तो ट्रांसप्लांट में ये पोटेंशियल है कि वो आपको डायलिसिस, जो आपको हफ्ते में 2 बार 3 बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है, खून की सफाई करनी पड़ती है, तो इससे आपको छुटकारा दिला सकता है। तो ये डोनेशन जो है, किडनी डोनेशन, ये एक बहुत बड़ा डोनेशन है, बहुत बड़ा दान है, एक जीवन दान है उस किडनी पेशेंट के लिए। और डोनेशन हम समझते हैं कि एनकरेज करना चाहिए, खास करके ब्रेन डेड जो पेशेंट्स होते हैं। आज इतने लोग हमारे डायलिसिस पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं वेटिंग में,
बहुत बड़ी बड़ी 600-700 की वेटिंग लिस्ट है कैडावर ट्रांसप्लांट के लिए। कई बार अपने दुर्भाग्यवश किसी एक्सीडेंट में यंग आदमी की ब्रेन डेथ हो जाती है, तो उनके ऑर्गन्स हम वेस्ट ना करें। उन ऑर्गन्स को हम ऐसे जो ज़रूरतमंद लोग हैं जो डायलिसिस से जूझ रहे हैं, उन्हें अगर हम ऑफर करें तो उनकी लाइफ बन सकती है, उनके लिए एक नया जीवन मिल सकता है। और जो लिविंग डोनर होता है, घर में का जो फैमिली मेंबर जब डोनेट करता है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके 25 से 30 अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं डोनर के, कि उनकी पूरी फिटनेस देखी जाती है कि उन्हें फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन्होंने डोनेट किया और फिर इनको डायलिसिस की जरूरत पड़ी। तो उस एंगल से 25 से 30 अलग अलग टेस्ट हर चीज के करके उनकी फिटनेस को पूरी तरह जांचने के बाद ही हम डोनर को पहले ही बोलते हैं, जो भी डोनेशन के लिए इमोशनल इसमें आगे आ जाता है कि मैं डोनेट करना चाहता हूं, हम उनको बोलते हैं कि लास्ट दिन तक भी आपकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका लिया जाएगा किडनी। तो ये आपका किसी भी लेवल पे आपका कोई भी प्रॉब्लम निकल आए तो हम आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो ऐसा होता है कई बार कि मदर देना चाहती है पर नहीं लेते हैं उनका, क्योंकि वो खुद ही फिट नहीं है। तो जिन्हें शुगर है, जिन्हें बीपी के लिए मल्टीपल मेडिसिन लग रहे हैं, जिन्हें हार्ट इश्यूज हैं, ऐसे लोगों को या उनका खुद का ही किडनी फंक्शन में कुछ इश्यूज है, उनको हम बिल्कुल ही एनकरेज नहीं करते डोनेशन के लिए। और डोनर्स में ये देखा गया, स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि डोनर की डेथ की रिस्क क्या है, कि डोनर करने गया डोनेशन और उसकी डेथ हुई, ऐसा क्या कितना स्टैटिस्टिक्स है? 10,000 में 3। माने कोई भी एक ऑपरेशन है, राइट। तो ऑपरेशन में किसी को एनेस्थीसिया से रिस्क हो सकती है, किसी को सर्जरी में कोई ऊपर नीचे चीज हो सकती है। तो ये रिस्क कितना है? 10,000 में 3 डेथ विद इन 1 ईयर ऑफ डोनेशन। 10,000 में 3 ये स्टैटिस्टिक्स कहता है। और ये डोनर की खुद डायलिसिस पर जाने की कितनी रिस्क है? तो अगले 15 साल तक ये देखा गया है कि डोनेशन के बाद 15 साल तक उनकी रिस्क जनरल पॉपुलेशन के रिस्क के बराबर है उनमें, और नॉन डोनर में नेक्स्ट 15 ईयर्स तक उतनी ही रिस्क होती है। 15 साल के बाद जो है ग्राफ थोड़ा चेंज होने लग जाता है, एक 5-10% का डिफरेंस आने लग जाता है 15 साल के बाद। तो स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि 1000 डोनर में 3 डोनर को जो है खुद को किडनी प्रॉब्लम आने की चांसेस होती है। तो डॉक्टर साहब, ये तो बात होगी किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर के। अब जो लोग किडनी ट्रांसप्लांट करवाते हैं उनकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए ताकि वो लोग एक हेल्दी लाइफ आगे बढ़ पाएं? जिन लोगों का जो लंबा एक्सपीरियंस रहा है, उन्होंने कौन सी उनकी लाइफस्टाइल थी? देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट में एक दूसरे किसी का अवयव हमारे बॉडी में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो भी बाहर का चीज़ हमारे बॉडी के अंदर आता है, हमारी बॉडी नेचुरली उसको रिफ्यूज़ करने की कोशिश करती है। बाहर के, चाहे वो इन्फेक्शन हो या किसी और का ऑर्गन हो, हमारी इम्यून सिस्टम उससे लड़ती है, तो उसे कहते हैं रिजेक्शन। तो ये रिजेक्शन ना हो उसके लिए क्या किया जाता है कि हमारी इम्यूनिटी को थोड़ा सप्रेस किया जाता है। तो जब हम इम्यूनिटी को अपनी सप्रेस करते हैं, जैसे हमारी फौज को हमने बोल दिया कि आप थोड़ी देर के लिए साइड हो जाओ, तो हो सकता है कोई टेररिस्ट घुस जाए, तो इन्फेक्शन की रिस्क बढ़ जाती है। तो इन्फेक्शन से बचना, ये एक पहले 3 से 6 महीने में उनके लाइफस्टाइल का ये एक सबसे फर्स्ट एंगल ये होता है कि इन्फेक्शन से बचाया जाए, क्योंकि हम बहुत इम्यूनोसप्रेसिव, इम्यूनिटी को सप्रेस करने वाले मेडिसिन पहले 3 से 6 महीने में हाई डोज पे चलते हैं ट्रांसप्लांट के बाद। तो फर्स्ट 3 to 6 मंथ्स ज़्यादा फोकस होता है, रिजेक्शन ना हो उसके लिए इम्यूनिटी सप्रेसिंग मेडिसिन का डोज तोल माप के दिया जाए और उस पर नज़र रखी जाए। और दूसरा चीज़ होता है कि लाइफस्टाइल ऐसे रखें कि इन्फेक्शन ना हो, तो कच्ची चीज़ें मत खाइए, सब अच्छा से पका हुआ उबला हुआ ही चीज़ खाइए, पानी सेफ सोर्स रखिए, बाहर पब्लिक में जाते समय मास्क यूज़ करिए, फर्स्ट 2-3 महीने ज़्यादा पब्लिक गैदरिंग वगैरह अवॉइड करिए। तो लाइफस्टाइल में हमारा फोकस उस तरफ होता है पहले 3-4 महीनों में। बाद में जो है 6 महीना 1 साल के बाद फिर हमारा फोकस होता है कि 1 साल के बाद तो इन्फेक्शन की रिस्क जनरल पॉपुलेशन की जितनी हो जाती है, पर जो स्टीरॉइड चल रहा है, टेक्रोलिमस चल रहा है, इन चीज़ों से जो है शुगर आने की रिस्क बढ़ती है, इन चीज़ों से मोटापे की रिस्क बढ़ती है।
तो लाइफस्टाइल हेल्दी रखना जो जनरल पॉपुलेशन के लिए जितना जरूरी है, ट्रांसप्लांट के बाद भी उतना ही जरूरी है कि वो मोटापा ना आने दें, अपने डाइट को अच्छा हेल्दी डाइट मेंटेन रखें ताकि मोटापा ना हो, शुगर ना बढ़े, बीपी ना बढ़े, नमकीन बाहर की चीज़ें खाना, वो सब उनके लिए लाइफ लॉन्ग ही वर्जित होती हैं ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के लिए। सेफ फूड, हेल्दी फूड एंड एक्सरसाइज, ये जो सबके लिए मंत्र है, ट्रांसप्लांट पेशेंट के लिए भी वही मंत्र है। पर लाइफ लॉन्ग उनको इम्यूनिटी सप्रेसिंग मेडिसिन कंटिन्यू करनी ज़रूरी होती हैं। उन मेडिसिन की तरफ अगर वो कहते हैं ना क्या बोलते हैं वो, दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो क्रिएटिनिन कब बढ़ने लगेगा, रिजेक्शन कब सेट इन होगा, वो कोई सिम्टम्स नहीं देता। तो ट्रांसप्लांट के बाद पहले 1 साल तक क्लोज मॉनिटरिंग होती है, उसके बाद 1 साल के बाद भी लाइफ लॉन्ग हर 2 से 3 महीने में एक बार क्रिएटिनिन यूरिन चेक करना, शुगर पर नज़र रखना, डॉक्टर से अपने फॉलोअप रखना, ये लाइफ लॉन्ग ज़रूरी होती है। मेडिसिन टाइम टू टाइम खाना और उसमें जो है नेग्लिजेंट ना होना। रिजेक्शन कभी भी हो सकता है और वो लापरवाही की वजह से होती है। सर ये तो बात हो गई उस लाइफस्टाइल जो आफ्टर ट्रांसप्लांट है, बट किडनी डिजीज आने के बाद में जो लोगों ने कि अक्सर शायद आपसे सवाल भी पूछते होंगे कि मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ा फोकस इसी पे होता है। तो वास्तव में ऐसी क्या चीज़ है जो हमें करनी चाहिए जो और आप लोगों को सजेस्ट करते हैं? देखिए, हमारा किडनी जो है उसका काम है जहर को बाहर फेंकना, और हमारे बॉडी में जो जहर बनते हैं उसमें बहुत सारा रोल है। हम जो अंदर डाल रहे हैं उसको जो प्रोसेस करने के बाद जो जहर बनते हैं, तो ऐसे फूड जो ज़्यादा जहर बनाएंगे, ज़्यादा एसिड लोड बनाएंगे, ज़्यादा नमकीन होंगे, जो किडनी पे के जो फिल्टर्स 10 के जगह 4 फिल्टर काम कर रहे हैं, उनका वर्कलोड और अपन बढ़ा देंगे, तो जो है वो जल्दी खराब हो जाएंगे। मैं पेशेंट्स को बोलता हूँ, देखो भाई, अगर आपके घर में 10 नौकर की जगह 4 नौकर हैं और आप हर हफ्ते दावत कर रहे हो, बहुत सारे मेहमानों को घर बुला रहे हो, तो वो 4 नौकर बोलेंगे भाई ये मालिक तो बहुत खतरनाक है, पहले ही हम 10 लोग का काम हम 4 से करा रहा है, उसमें और मेहमान बुला बुला के हमें तंग कर रहा है। तो वो 4 भी जो है जल्दी घर छोड़ के भाग जाएंगे। तो उन नौकरों को अगर हमें संभाल कर रखना है तो उनका वर्कलोड कम करना है, और उसमें सबसे बड़ा रोल है डाइट का। तो डाइट में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उन फिल्टर्स का वर्कलोड बढ़ाएंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नाइट्रोजन से जो यूरिया, क्रिएटिनिन जो वेस्ट्स बनते हैं, नाइट्रोजन से जो वेस्ट्स बनते हैं उनको कम करने के लिए हम नाइट्रोजन किस में ज़्यादा है, तो जो प्रोटीन रिच फूड्स हैं उनमें नाइट्रोजन ज़्यादा है, तो उनको अधिक मात्रा में ना खाया जाए ताकि ये वेस्ट ज़्यादा ना बने और उन पे सफाई का वर्कलोड ज़्यादा ना पड़े। तो ये प्रोटीन, अब जब हम बोलते हैं कि प्रोटीन कम खाओ, तो कई बार पेशेंट पूरा ही प्रोटीन खाना बंद कर देते हैं, तो वो किडनी को देखकर हम पूरे बॉडी को सफ़र नहीं करा सकते। प्रोटीन पूरे बॉडी के लिए एक ज़रूरी चीज़ है, तो एक्सेस ना खाएं, पर ज़रूरी जितना है उतना तो खाएं। तो कितना प्रोटीन ज़रूरी होता है? तो नॉर्मली 0.8 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट। तो हमारा जो बॉडी वेट है वो तो कुछ भी हो सके, कोई मोटा है, कोई पतला है, तो कितना होना चाहिए? आइडियल वेट के 0.8 ग्राम पर किलोग्राम। आइडियल वेट क्या है? तो हमारी हाइट अगर हम सेंटीमीटर में देखें, सपोज मेरी हाइट है 165 सेंटीमीटर, तो -100 सो 65, सो 65 मेरा आइडियल वेट हुआ मेरे हाइट के हिसाब से। तो इस आइडियल वेट को इंटू 0.8 कर दीजिए, तो वो हो गया, सपोज 60 kg है तो 60 इंटू 48 ग्राम पर डे प्रोटीन रिक्वायरमेंट हुआ। अब ये किसमें कितना प्रोटीन है उसकी एक हम सूची दे देते हैं पेशेंट्स को। जो रूटीन हमारा जो खाना होता है, एक इडली में कितना प्रोटीन है, एक कप चावल में कितना प्रोटीन है, एक रोटी में कितना प्रोटीन है, दाल, 1 कप दाल में कितना प्रोटीन है, ये चीज़ की सूची दे देते हैं। तो पेशेंट खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि यार दिन भर में मैं कितना प्रोटीन खा रहा हूँ। तो उनको हम जब एक आइडिया दे देते हैं, 4-5 दिन में पेशेंट को आइडिया आ जाता है कि भाई मेरे लिए ये सेफ है, ये सेफ नहीं है प्रोटीन की तरफ से। अब मोटा मोटी हम बोलते हैं कि नॉनवेज थोड़ा कम खाइए, क्योंकि नाइट्रोजन वेस्ट तो ज़्यादा होता ही है उसमें, प्लस एसिड लोड ज़्यादा होता है, यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है। तो जो किडनी पर लोड ज़्यादा करने वाले फूड हैं, तो उनमें मोटा मोटी हम बोलते हैं कि नॉनवेज आप डेली डाइट में ना रखिए।
जितना हो सके वेजिटेरियन प्रोटीन आप खाइए। आप वेजिटेरियन प्रोटीन ज़्यादा खा भी नहीं पाओगे, तो आप ऑटोमेटिकली आपका प्रोटीन रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा अगर आप वेजिटेरियन डाइट पर चले जाओगे तो। और एसिड लोड भी कम पड़ेगा। वेजिटेबल्स एंड इनकी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड्स, ये अगर ज़्यादा खाओगे तो ज़्यादा एसिडिक नहीं, खून को थोड़ा अल्कलाइन बनाएगा ये, तो वर्कलोड किडनी का थोड़ा कम हो जाएगा। नमक जो बाहर फेंकने का लोड किडनी पर है, आप नमकीन चीज़ें मत खाइए। मैं बोल देता हूँ कि कोई भी चीज़ जो है 8-10 दिन टिकने के लिए जो बनती है पैकेट वाली फूड, चाहे वो बिस्किट हो, ब्रेड हो, अचार हैं, चटनियाँ हैं, पापड़ हैं, वेफर्स हैं, चिप्स हैं, कुछ भी जो पैकेट में आ रहा है 8-10 दिन टिक रहा है, उसमें नमक ज़्यादा होने से ही वो प्रिजर्वेटिव की तरह वो ज़्यादा दिन टिकता है। तो ऐसी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। रोज घर का फ्रेश बना हुआ रोटी, सब्जी, दाल, चावल, दूध, दही खाइए। वेजिटेरियन प्रोटीन थोड़ा खाना ज़रूरी है, बॉडी के लिए हेल्दी भी तो मेंटेन रखना है। इम्यूनिटी अगर कम हो जाएगी प्रोटीन बहुत कम खाने से, तो जो है इन्फेक्शन आ जाएगा। और एक चीज़ है, अनवांटेड मेहमान अगर घर में आ गए, आपके घर में नौकर हैं कम, अनवांटेड मेहमान माने ये बैक्टीरिया, वायरसेस, कुछ भी इन्फेक्शन आ जाता है, तो घर में का जो है उनसे लड़ने के लिए युद्ध चालू हो जाएगा। युद्ध चालू हो गया तो और गंदगी बढ़ेगी, उन फिल्टर्स पे और किरकिरी हो जाएगी। तो कई बार हम देखते हैं कि पेशेंट्स जो हैं बहुत कम प्रोटीन खाते हैं, दन से एक निमोनिया हो जाता है। क्रिएटिनिन जो वो 3-4 पर चल रहा था, वो दन से 6-7 पे उठ जाता है। तो एक इन्फेक्शन अगर अटैक हो गया बॉडी पे, तो आप जितना उसको संभाल के चल रहे थे उस पे सब पे पानी फिर जाएगा। तो इम्यूनिटी कम होने जितना भी प्रोटीन कम ना खाएं। तो प्रोटीन की मात्रा जो है आपको डाइटिशियंस भी गाइड कर सकते हैं। मोटा मोटी वेजिटेरियन प्रोटीन सब खा रहे हैं। अब जिन्हें बहुत थोड़ा एडवांस स्टेज पे आ गए हैं, 4 क्रिएटिनिन है, 5 क्रिएटिनिन है, डायलिसिस को 1-8 साल और आगे ढकेलने के लिए हम लो प्रोटीन डाइट पर जाना चाहते हैं, तब हम उन्हें कहते हैं कि फिर जो है आपको कुछ सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। उनको कहते हैं कीटो एनालॉग्स, जिनमें नाइट्रोजन निकाले हुए इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो हमें प्रोटीन की पूरी कमी ना होने देने के लिए हम जब अगर किसी को 0.6 ग्राम पर किलोग्राम या 0.4 ग्राम पर किलोग्राम ऐसे वेरी लो प्रोटीन डाइट पर रख रहे हैं 1-8 साल और डायलिसिस को आगे ढकेलने के लिए, तब हम उन्हें कीटो एनालॉग्स की सप्लीमेंट साथ में देते हैं, ताकि उन्हें प्रोटीन की जो इसेंशियल प्रोटीन्स है उनकी कमी ना हो और उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा सप्रेस ना हो, उनकी फंक्शनैलिटी पे अफेक्ट ना पड़े। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। दूसरा एक जो नमक और प्रोटीन के अलावा पानी और पोटेशियम, पानी कितना पिए ये एक क्वेश्चन होता है। तो जिनको सूजन बिल्कुल नहीं आती, अच्छा यूरिन आता है, उनको हम कहते हैं कि आप अपने प्यास के हिसाब से पानी पीजिए। पर जिन्हें सूजन आ रही है, सांस फूल रही है, उनको हम कहते हैं कि 1 से 1.5 लीटर के ऊपर मत जाइए। अब पोटेशियम जो है फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, नारियल पानी, चॉकलेट्स, हरी पत्तियों में पोटेशियम ज़्यादा होता है। तो अगर किसी का पोटेशियम बढ़ने लगता है क्रिएटिनिन बढ़ने के वजह से, तब हम उन्हें कहते हैं कि इन चीज़ों से परहेज़ करिए। और वेजिटेबल्स से भी पोटेशियम ज़्यादा होता है। अगर ये इन चीज़ों का फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स हम अलो करते हैं, जैसे एप्पल है, पाइनएप्पल है, जाम है, गुआवा या पियर है, पपाया है, इनमें थोड़ा कम मात्रा में होता है पोटेशियम। तो इन फ्रूट्स को हम खाने के लिए अलो करते हैं, दूसरे फ्रूट्स को थोड़ा अवॉइड करने को बोलते हैं। वेजिटेबल्स को अगर फिर भी पोटेशियम बढ़ रहा है, तो वेजिटेबल्स को लीचिंग नाम की पद्धति से कुक करना होता है कि वेजिटेबल्स को कट करें, गर्म पानी में 5 मिनट तक भिगो कर रखें और वो पानी डिस्कार्ड करके फिर उसके कुकिंग को लें। तो इससे उनमें की पोटेशियम कम हो जाती है। तो इस तरह से कुछ डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करने पड़ते हैं किडनी पेशेंट्स को। डाइटिशियन आपको और अच्छी तरह से समझा सकते हैं। सर, किडनी बाकी सारी चीज़ों को लेकर के जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी कुछ आ चुकी है। क्या आर्टिफिशियल किडनी आ चुकी है, जिसके लेकर के बहुत कुछ मार्केट के अंदर चर्चाएं थी? दूसरा सर, इसके ट्रीटमेंट को लेकर के जैसे रोबोटिक्स की बात होती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड हुआ है और बहुत फ़ायदेमंद रहा है। तो इनका इस्तेमाल किस किस तरीके से इन टेक्नोलॉजीज़ का लेकर के करें? देखिए, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट को हम बहुत वेलकम करते हैं। बहुत दिनों से, पिछले 2 दशकों से हम सुन रहे हैं कि वियरेबल आर्टिफिशियल किडनी, जो एक जैकेट की तरह, जो डायलिसिस है हॉस्पिटल जाके करने की जगह एक जैकेट की तरह लगा लिया, वो रिसाइकल कर रहा है पानी को और वही पानी जो है डायलिसिस के लिए वापस यूज़ हो रहा है। तो वियरेबल वैक कहते हैं, वो वियरेबल आर्टिफिशियल किडनी, वो उसके बारे में रिसर्च चल रही है। जीनो ट्रांसप्लांटेशन माने
एनिमल्स से, क्योंकि ऑर्गन हमें ह्यूमन ऑर्गन्स की कमी है, तो एनिमल ऑर्गन ट्रांसप्लांट के ऊपर बहुत सारा रिसर्च चल रहा है, पर अभी भी कोई ऐसा ब्रेक थ्रू नहीं मिल पाया है कि जो हमें लार्ज नंबर ऑफ लोगों में हम उसे अप्लाई कर सकें। उस तरह से अभी भी डेवलपमेंट नहीं हुई। आशा करते हैं कि आने वाले अगले 10 सालों में जो है और एडवांसमेंट हो और ट्रांसप्लांट के लिए भी और कोई ऑप्शंस, अल्टरनेटिव्स आ जाएं, और हम डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की जगह और सेफर ऑप्शंस को भी आने में देखते हैं, बट नियर फ्यूचर में नहीं, अभी भी नहीं वायबल ऑप्शंस नहीं आए हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हर क्षेत्र में अब उसका जो है पदार्पण हो चुका है और वो इस फील्ड को भी छुएगा। अभी हम देख रहे हैं, जैसे डाइट के बारे में आप बता रहे थे कि क्या खाएं क्या ना खाएं, तो आज ऐसे ऐप्स बन सकते हैं जो आप अपनी थाली को स्कैन करो और वो बता देगा कि किसमें हाई पोटेशियम है और आपको एक हाई अलर्ट दे दे कि इस चीज़ को आप अवॉइड करिए, या आपकी इस थाली में आप कितना प्रोटीन खा रहे हो, तो अगली थाली में आप लंच में कितना आपने खाया, फिर डिनर में अरे नहीं आप आज का जो है प्रोटीन का रिक्वायरमेंट आप क्रॉस कर रहे हो और शायद अभी रात के इसमें आप ये दाल मत खाइए। ऐसे सजेशंस देने वाले ऐप्स जो हैं डेवलप होंगे। और ये जो ट्रैक करना होता है कि हमें सारे किडनी पेशेंट्स का, किडनी डिसीज़ बहुत स्लो प्रोग्रेसिंग होती है, तो बहुत क्लोज फॉलोअप रहता है, 3 मंथली फॉलो करते हैं, तो उनके सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो एक ग्राफिकली पेशेंट को अगर वो एजुकेट करे ऐप कि हाँ आपका जो है पिछले साल GFR इतना था, अभी GFR ये है, आपके ये जो टारगेट्स थे अचीव नहीं हुए थे पिछले साल, इस वजह से इतना रैपिड जो है डेटोरेशन हुआ है, आप इन टारगेट्स को आप अभी जो है इस साल आप अचीव करिए ताकि अगले साल में आपका GFR इस रेट से ना डिक्लाइन हो। तो इस तरह के अलर्ट्स और हिंट्स देने वाले ऐप्स जो हैं हम खुद भी इन्वॉल्व हैं, ऐसे इसके डेवलपमेंट चल रही है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे हमारे किडनी डिसीज पेशेंट्स को डायलिसिस तक जाने से रोकने के लिए भी बहुत कारगर होने वाले हैं। और सर अभी भारत के अंदर किडनी के जो ट्रांसप्लांट के केसेस हैं और जो पेशेंट्स एक तरीके से स्पेशली हैं, वो कम से कम उनको ज़रूरत पड़े, तो इसके लिए आप सर क्या कुछ कहना चाहिए? मेरा यही सुझाव है कि जो एट रिस्क पॉपुलेशन है वो साल में एक बार हेल्थ चेक ज़रूर कराएं, क्योंकि किडनी डिसीज़ कोई सिम्टम्स नहीं देती। और जिनके घर में किडनी प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स हैं उन्होंने भी एक बार अपना हेल्थ चेकअप करा लेना चाहिए, क्योंकि कई किडनी प्रॉब्लम्स फैमिलीज़ में भी चलती हैं। अब जो सरकार के लिए मेरा निवेदन है कि वो हेल्थ को, जब हमने देखा कि कनाडा में या यूके में जहाँ पर गवर्नमेंट अपने लोगों की हेल्थ के ऊपर खर्चा करती है, पूरा हेल्थ पे जो है फ्री वहाँ पर जो सर्विसेज मिलती हैं सारे पॉपुलेशन को, तो गवर्नमेंट ये देखती है कि कहाँ मैं अपने पेशेंट्स पे खर्चा करूँ जिसमें हमारा कम खर्चे में उनके आगे के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाएं। तो मैंने ये देखा कि कनाडा में हाइपरटेंशन क्लिनिक अलग है, बीपी के लिए उन्होंने क्लिनिक ही अलग कर दिया। ऐसा नहीं कि बाकी लोग बीपी नहीं ट्रीट कर रहे हैं, सब लोग बीपी ट्रीट करते हैं, पर 6 महीने में एक बार या साल में एक बार बीपी क्लिनिक को भेज देते हैं पेशेंट को, ताकि उसे पूरी तरह से एजुकेट किया जा सके। बिजी क्लिनिक में हम उतना टाइम नहीं स्पेंड करते। और ये बीपी एक ऐसी चीज़ है जो सारे रिस्क फैक्टर्स, चाहे वो स्ट्रोक हो, चाहे हार्ट डिसीज हो, चाहे किडनी डिसीज हो, सबसे बड़ा जो फैक्टर है, बड़ा गेम चेंजर फैक्टर बीपी है। और 35% इंडियन एडल्ट पॉपुलेशन में 35% लोगों को हाई बीपी है। और सिर्फ उसमें से जो है मुश्किल से 30-35% लोगों को पता है उनको बीपी है, और वो उसमें से 50% लोग ढंग से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ढंग से ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं। तो ये जो अनएड्रेस्ड इतना बड़ा पॉपुलेशन है, और इस वजह से इतने सारे हम हार्ट, स्ट्रोक और किडनी के ये देखते हैं, तो गवर्नमेंट ने भी इस एंगल से सोचना चाहिए कि एजुकेशनल एक्टिविटीज़ स्कूल्स में से शुरू किए जाएं
कि बच्चों को बीपी के बारे में, शुगर के बारे में, उनके आउटकम्स के बारे में बचपन से एजुकेट करते जाएंगे, उन्हें पहले से सेंसिटाइज करेंगे, तब जो है देखने का नज़रिया, हेल्थ की तरफ का जो कॉन्शियसनेस है, वो अवेयरनेस इतना बढ़ना चाहिए कि हर आदमी जिम्मेदार बने कि हाँ, मैं अपने लिए, अपने हेल्थ की ही जिम्मेदार नहीं हूँ, मेरे देश के लिए मैं बर्डन नहीं बनना चाहता हूँ, मेरे फैमिली पर मैं बर्डन नहीं बनना चाहता हूँ। तो ये अवेयरनेस के लिए जो है एजुकेशनल प्रोग्राम की बहुत ज़रूरत है। और अगर जैसे जापान, ताइवान और कोरिया कर रहे हैं, उस तरह का एक सिंपल यूरिन टेस्ट, यूरिन एनालिसिस और सिंपल बीपी चेक अगर हर स्कूल में ही एक लगा दिया जाए तो बहुत सारे अर्ली हम पिकअप कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों को हम किडनी फेलियर, ट्रांसप्लांट्स, इन चीज़ों से बचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन बताई हैं जो देश से किडनी डिजीज़ को रोकने में बहुत बड़ी मददगार साबित हो सकती हैं। और जिन जिन लोगों ने ये वीडियो देखा है वो लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें ताकि ये महती इन्फॉर्मेशन देश के कोने कोने तक पहुंच सके और वो लोग भी समय रहते इन लक्षणों को पहचान पाएं और अपने आप को, अपने परिवार को और फिर देश को इस बीमारी से दूर कर पाए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।